Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn इकोनॉमिक्स Q&A. इकोनॉमिक्स की हमें क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे एसएससी सीजीएल पे बेस्ड जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. सर्विस सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ डैश ऑफ एन इकोनॉमी. जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो किस सेक्टर का पार्ट है? इज़ अ पार्ट ऑफ डैश ऑफ एन इकोनॉमी. पब्लिक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर. सर्विस सेक्टर किसका पार्ट है? पब्लिक, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्टर. सेकेंड प्राइमरी सेक्टर होता है रिलेटेड टू नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है. सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती हैं. टर्शरी सेक्टर सर्विस से रिलेटेड है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जैसे बैंकिंग, टूरिज़्म, मेडिकल, ये सब सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती हैं. तो सर्विस सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर. द इंडियन इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और टर्शरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं. तो सर्विसेज कम अंडर टर्शरी सेक्टर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टर्शरी सेक्टर. नेक्स्ट, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री. कौन इसमें से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है नीति आयोग का? नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन was replaced by नीति आयोग on 1 जनवरी 2015. पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जो 5 ईयर प्लान बनाती थी. 1951 से प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुई थी, तो उसमें 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते थे. तो प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था. ठीक है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस नीति आयोग ने किया. एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर होते हैं. 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्टार्ट हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डैश पर स्क्वायर किलोमीटर. 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? डैश पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन हैं? 392, 362, 402 या 382. 392, 362, 402 और 382. आंसर हो जाएगा 382. ऑप्शन 4, 382. As per the census of 2011, the density of population is 382 people per square kilometer. हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं? 382. बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है. वाइल अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में. सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन 1 कंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंसेस. कंट्री में जितनी इनकम आ रही है और जितने खर्चे हो रहे हैं उसका डिफरेंस. कंट्रीज टैक्स इनकम एंड एक्सपेंसेस.
टैक्स इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंट, ठीक है, मतलब टैक्स से कितनी इनकम आती है, जितने खर्चे होते हैं उसका डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। मतलब एक गिवन पीरियड में अगर हम एक साल का रिकॉर्ड देखें तो उस एक साल में कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट हुआ और कितने वैल्यू का इंपोर्ट हुआ, तो उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इससे हमें ये पता लगेगा इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इनसे कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर उगाए जाते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कॉटन एंड टोबैको, मिलेट्स एंड राइस, टी एंड कॉफ़ी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कॉटन और तंबाकू, मिलेट्स एंड राइस, मिलेट्स होता है जो बाजरा, राइस चावल, टी एंड कॉफ़ी या वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर ग्रो किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है जो अपनी फैमिली के लिए ग्रो करता है ना, जो ग्रोथ करते हैं फार्मर्स, ग्रो करते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने हाउस होल्ड के यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए। जो क्रॉप्स उगाते हैं, जो फसलें में उगाते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, अपने हाउस होल्ड के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए जो वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको कहते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो अपने हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिलेट्स एंड राइस, बाजरा और चावल। आंसर देखते हैं। मिलेट्स एंड राइस आर ग्रोन अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग रिलेट्स टू प्रोड्यूस फूड टू बी कंज्यूम्ड बाय द फार्मिंग हाउस होल्ड। मतलब जो लोग खेती कर रहे हैं वो अपने ही परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए जो फसलें उगा रहे हैं अपने यूज़ के लिए, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और मिलेट्स एंड राइस ग्रो किए जाते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, विच ईयर इज़ रेफर टू एज ईयर ऑफ डिवाइड। इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड हुआ है, ठीक है, उसमें किस ईयर को हम, कैसा कौन सा साल है जिसे हम ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं? 2010, 1991, 1982, 2001। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1991। विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, 1991 is referred to as the year of the divide. Economic reforms were launched in 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, काफ़ी चेंजेस आए थे उस टाइम पे। तो 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 1991 ईयर ऑफ डिवाइड है। नेक्स्ट, discussed unemployment in India exists in service sector, transport, agriculture sector और tourism। किसमें है discussed unemployment? सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज़म। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे लगेगा कि वो लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है। मतलब एक जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है,
वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इतना काम नहीं है करने को लेकिन लोग ज़्यादा हैं, तो इसे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि एक तरह से वो अनएम्प्लॉयड ही हैं। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखते हैं इसको। आंसर है इसका 3, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट exists in agriculture sector. It happens when more people are engaged in a work than required. जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक काम को कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जहाँ सिर्फ 5 लोग खेती करेंगे तो वहाँ अच्छे से फसल हो जाएगी, उग जाएगी, लेकिन वहाँ भी 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लगता है वो लोग काम कर रहे हैं पर एक्चुअली ज़्यादा करने को है नहीं, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ही है। इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट? ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं जब सिर्फ एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो प्रोडक्ट का। सिर्फ एक ही बायर है और एक ही सेलर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक मोनोपोली, मोनोप्सनी, बायलैटरल मोनोपोली या फ्रेंचाइज्ड मोनोपोली। आप मोनोपोली में समझते हो, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनो मीन्स वन और पोली सेलर। तो मोनोपोली मतलब जब एक ही सेलर हो किसी प्रोडक्ट का तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में 5G सर्विसेज सिर्फ एक ही कंपनी दे रही है तो उसको हम मोनोपोली कह सकते हैं। मोनोपोली है जब एक ही सिंगल सेलर हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, कोई और उसका कंपटीशन नहीं है, वन एंड ओनली सेलर है, उसे मोनोपोली कहते हैं। और मोनोप्सनी का मतलब होता है सिंगल बायर। जब किसी प्रोडक्ट का एक ही बायर है, एक ही खरीदने वाला है बस, ठीक है, सिंगल बायर है, उसको मोनोप्सनी कहते हैं। तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे जब सिर्फ एक बायर और एक सेलर हो। एक बायर हो, एक ही खरीदने वाला और एक ही बेचने वाला हो, उसको क्या कहेंगे? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बायलैटरल मोनोपोली। Bilateral monopoly. Bilateral monopoly is a market structure that involves a single seller and a single buyer. Bilateral monopoly वो है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है और एक बायर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सर्विस सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ डैश ऑफ एन इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर पार्ट है टर्शरी सेक्टर का। इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सर्विसेज टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 में। According to 2011 census, density of population is 382 people per square kilometer. हर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल थे, तो उसके 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस होता है बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। आयात और निर्यात, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग? मिलेट्स एंड राइस ग्रो किए जाते हैं अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब अपनी हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए, अपने ही घर वालों के लिए, अपने के लिए जो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको कहेंगे हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड, विच ईयर इज रेफर्ड टू एज ईयर ऑफ डिवाइड? 1991, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस ईयर को हम ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, 1991। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ सिर्फ एक बायर और एक सेलर हो, उसको बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं। व्हेन देयर इज सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर।
Okay, thank you. Thanks for watching.